तो ये फिजिक्स आपके जो आबकारी सिपाही 2016 के इंटरव्यू होने हैं, या जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 2016 के जो इंटरव्यू होने हैं, या फिर आप ये कह लें कि जो अभी 24 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है पेट की, उसके लिए, ये सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ख़ास तौर पे ये वीडियो बना रहे हैं जो आबकारी और जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जनरली क्वेश्चन तो आपके वही होंगे, तो आपके इंटरव्यू के नज़रिए से हम ये क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस रख रहे हैं जो जनरली इंटरव्यू में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स यानी भौतिकी, और आपको बताएं कि भौतिकी जो है, वो जो शब्द है फिजिक्स, ये फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। जो फिजिक्स शब्द है वो किससे बना हुआ है? फ्यूसिस शब्द से। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर की हिंदी कहें तो प्रकृति। तो दोस्तों, प्रकृति के बारे में हम बात करें, जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है, या तो वो द्रव्य से बना या तो वो ऊर्जा से। तो अगर हम इसको कहें कि प्रकृति जो है, तो प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा का, दोनों का योग है। या तो कोई चीज़ द्रव्य में होगी या तो कोई चीज़ ऊर्जा में होगी, और इन्हीं दोनों रूपों को कंबाइन कर दिया जाए तो पूरी प्रकृति हमारी बन जाएगी। यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो किस रूप में होंगी? या तो मैटर फॉर्म में या तो एनर्जी फॉर्म में, मैटर या फिर एनर्जी फॉर्म में। दोस्तों, फिजिक्स के अगर जनक की बात हो, अगर आपसे ये कहा जाए कि फिजिक्स के जनक जन्मदाता कौन हैं, तो फिजिक्स के जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन फिजिक्स के जन्मदाता, तो आप बताएंगे न्यूटन हैं। और अगर आधुनिक के पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो ये दो फिजिक्स आधुनिक और प्राचीन में बढ़ गई। आप दोनों के नाम याद कर ले। फिर इनसे आपको हम बताएं कि ये द्रव्य और ऊर्जा, अगर आपको फिजिक्स के बारे में बताना है, कुछ भी पूछ ले, आपसे परिभाषा भी पूछ ले, आप कुछ भी कहें, तो फिजिक्स के बारे में आप इतना बता देंगे कि द्रव्य और ऊर्जा माने प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे द्रव्य और ऊर्जा, तो द्रव्य और ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। यानी इनके दोनों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? फिजिक्स है। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत। कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर द्रव्य आएगी, ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा का पूरी तरह से जो आपका अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? फिजिक्स के। हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों मात्रक। मात्रक क्या है? किसी भी परिणाम को स्वेच्छा, ऐसा मात्रक है नहीं कि मात्रक उसका कहीं से पैदा हुआ है। भाई, मात्रक अपनी सुविधानुसार बनाया गया है। जैसे हम लंबाई मापते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मीटर, ठीक है, किलोमीटर, इन सब में मापते हैं। तो हम अपनी सुविधानुसार मात्रक बनाए हैं। एक निश्चित परिमाण को दर्शाने के लिए हम क्या बनाए हैं? मात्रक। और मात्रक हमारे जो लिखे गए हैं वो ऐसा नहीं है, उसको एक, अगर फिजिक्स में कोई चीज़ कही जा रही है, कोई भी चीज़ फिजिक्स में किताब में लिखी हुई है या कही जा रही है, तो वो विथ प्रूफ होता है। ऐसा नहीं कि इतिहास में जो चीज़ कही गई, जैसे हम इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहाँ पे ये कहा जा सकता, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है। भाई, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है, फिर दूसरे के अनुसार ऐसा कहा गया है, तो वो ऐसा मानते थे, ऐसा कहा गया है कि ऐसा मानते थे, या उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो जो इतिहास में चीज़ें लिखी हैं वो क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये कि वो प्रूफ नहीं की गई हैं या प्रूफ नहीं करी जा सकती हैं। लेकिन फिजिक्स में कोई भी एनीथिंग, कुछ भी होगा, वो प्रूफ करके लिखा होगा। यानी आप उसको प्रूफ कर भी सकते हैं, और पहले से भी वैज्ञानिकों ने उसको प्रूफ किया है। ठीक है, उसको सिद्ध किया है। फिर वही हम आगे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम मात्रक की बात करें तो मात्रक हमने बता दिया। अब मात्रक में आपको पढ़ना है क्या मेन इंपॉर्टेंस मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो दोस्तों, एक हम बात कर रहे हैं दूरी की। तो दूरी जिसमें मापी जाती है, आपको पता है दूरी हम जिसमें माप रहे हैं वही क्या है? मात्रक है। तो दूरी के बहुत सारे मात्रक हैं। जैसे आप कहें मिलीमीटर, भाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, तो ये सभी जो हैं क्या हैं? दूरी के मात्रक हैं। तो दूरी के जो मात्रक होंगे वो कई होंगे। तो आपसे अगर दूरी की मात्रक पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम बात करें, एक तो दूरी हो गई, तो दूरी की ये मात्रक हो गए। दूरी की अगर परिभाषा दोस्तों पूछी जाए तो हम एक साथ ही कवर करते चल रहे हैं। अगर दूरी की परिभाषा पूछी जाए कि दूरी दोस्तों किसे कहेंगे, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, आप बताइए दूरी किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे
रास्ते की कुल लंबाई, यानी किसी गतिशील पिंड, भाई चलने के लिए क्या चाहिए, गति होनी चाहिए, तो किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल लंबाई, क्या बोलेंगे, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। क्लियर है? किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुल रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी कही जाएगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम यहाँ से ऐसे चलते हैं 5 मीटर, फिर ऐसे हमने चला 10 मीटर, और फिर ऐसे हमने चला 5 मीटर। तो अब दोस्तों किसी रास्ते की गतिशील पिंड है, एक यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चला, तो रास्ते की कुल लंबाई जितनी होगी वही क्या कहलाएगी, दूरी। तो यहाँ से देखिए 5, 10, 15, 5, 20, अगर यहाँ दूरी पूछी जाए कि कितनी तय की गई तो आपका आंसर होगा 20 मीटर। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। ए से बी तक पहुँचने में ये रास्ता अपनाया गया। दोस्तों हो सकता है कोई यहाँ पहले आए 15 मीटर और फिर ऐसे जाए और फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे आ जाए। हम मान लेते हैं ये 6 है और ये मान लेते हैं कि ये 20 है। तो अब दूरी कुछ भी हो सकती है भाई, आपके पास ऐसे भी रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, दूरी यानी कहीं से भी जा सकते हैं। उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जितना रास्ता ट्रेवल किया गया, जितनी कुल लंबाई चली गई, वही क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ दूरी पूछा जाएगा, तो 20 15 कितना हो गया, 35, 35 6 कितना हो गया, 35 5 40 41। अगर इस रास्ते की कुल लंबाई पूछी जाए यानी कितनी दूरी चली गई, तो 41 मीटर चली गई, 41 मीटर। दोस्तों एक बात और क्लियर हो रही होगी, भाई आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से कहीं से भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, है ना। तो ये 10 ही मीटर होती, तो ये 10 मीटर हो गई दूरी। और भी घूम घाम के गए आप, पूरी लंबाई आप देख लीजिए जितनी भी होगी। यानी ये कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, अनंत रास्ते। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं दूरी में, अनंत रास्ते। यानी दूरी जो है वो कहीं से भी जा सकती है। यहाँ पर कितने इसके रास्ते हैं, तो रास्ते इसके अनंत हैं। भाई थोड़ा सा ऐसे आप घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दो, तो बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। आप यहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, ऐसे चले जाओ, तो कितने रास्ते मिल गए, बहुत सारे रास्ते। तो इसका जो मात्रक होगा आप पढ़ेंगे, तो इतने मात्रक हमने बताए। आपको बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, मीटर। इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, मीटर। जनरली आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर बताएंगे। बाकी और भी मात्रक जो हमने बताया वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन जनरली अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, जो मूल मात्रक होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर। अब इतनी बात हमने दोस्तों दूरी से बता दी। अब दूसरा वर्ड इसमें आएगा विस्थापन। दूसरा वर्ड क्या आएगा, विस्थापन। दोस्तों सुनते जाएं ध्यान से, दूसरा वर्ड क्या आएगा, विस्थापन। इस दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस, इस दूरी को डिस्टेंस इंग्लिश में, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों विस्थापन और दूरी में अंतर पिछली बार 2016 में पूछा गया था कि दूरी और विस्थापन में अंतर को समझाएं, तो इसलिए मैं दूरी और विस्थापन को अलग अलग आपको बता रहा हूं। फिर जो इसमें अंतर है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर भी अगली बार भी यानी इस बार भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अभी हम दूरी की चर्चा कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है, यहाँ पर जैसे दो बिंदु हमारे पास ए और बी, तो हमने कहा यहाँ तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं, अनेक रास्ते। यहाँ पर परिभाषा हमने क्या बताई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी गतिशील पिंड को चलने में जितनी लंबाई तय करनी पड़ी वो क्या है, दूरी। अब इसमें सुनिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रास्ता है, मिनिमम रास्ता, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का सबसे छोटा पथ या सबसे छोटी लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाएगा, विस्थापन। बात समझें, यहां से देखें, अगर हम ऐसे जाते हैं और ये 5 मीटर पड़ता है, तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। इसके अतिरिक्त आप कोई रास्ता चले जाइए, आप यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाइए तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से भी जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी इसको तिरछा कर दिया तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा।
आप यहाँ आए, जैसे अभी हमने बनाया था दूरी में कई सारे, तो वो 5 से ज़्यादा ही होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, 5 मीटर का। जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो ये जो दिखाया है ये ए से बी के बीच का क्या है, विस्थापन। विस्थापन चूंकि ये भी क्या है, लंबाई, विस्थापन ये भी क्या है, लंबाई। और हम दूरी में भी बताए हैं कि क्या, लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई। तो उसका मात्रक अभी हमने आपको क्या बताया कि मीटर समझना है। और विस्थापन भी दूरी को ही दर्शा रहा है, लंबाई को दर्शा रहा है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। यानी दोनों के मात्रक क्या होंगे, मीटर। दोनों के मात्रक क्या होंगे, मीटर। अब आप बात समझें, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। भाई ए से बी तक जाना है, आप जहां मर्जी करें वहां जाओ। आप यहां इलाहाबाद से कानपुर जाना चाहते हो, आप लखनऊ चले जाओ फिर कानपुर आओ, या इलाहाबाद से कानपुर जाओ, या फतेहपुर से जाओ, या कहीं से होकर के जाओ, प्रतापगढ़ से होकर के जाओ, बहुत सारे रास्ते हैं। अब ये जो सारे रास्ते हैं इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। भाई दूरी है, आप कहीं से घूम के आओ, 100 किलोमीटर चल के आओ, 1000 किलोमीटर चल के आओ, पहुंचो वहां पे, ए से बी तक पहुंचो, आप कितना चल रहे हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, दूरी, यानी उसमें दिशा का रोल नहीं। लेकिन विस्थापन कह रहा है सबसे छोटा रास्ता, तो भाई यहां से यहां पहुंचने का हमने कहा सबसे छोटा रास्ता यही है। इसका मतलब ए से आपको इसी दिशा में जाना है, ए से कहाँ जाना है, सीधे बी की ओर। इसके अतिरिक्त आपने कोई भी दिशा चूज कर ली तो वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से ज़्यादा। फिर वो सबसे छोटा नहीं रह जाएगा। अगर सबसे छोटा नहीं रह गया तो वो विस्थापन नहीं रह जाएगा। तो सबसे छोटा 5 होगा इसका, ए से बी तक पहुंचने का वो एक ही रास्ता है। इसका मतलब वो दिशा निश्चित है। भाई दोस्तों, अगर हम इसको दिशा मान ले तो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी ए से किधर जाना होगा, पूरब में जाना होगा। ए से 5 मीटर कहाँ जाना होगा, पूरब में जाना होगा। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि दूरी और विस्थापन के मात्रक में कोई अंतर नहीं होता। दूरी और विस्थापन के मात्रक में कोई अंतर नहीं होता, परिभाषा में अंतर है। यहाँ पर रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और रास्ते के सबसे छोटे पथ को, रास्ते के सबसे छोटे पथ यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सबसे छोटे पथ या रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, विस्थापन। अब देखिए अगला पॉइंट। अब भाई दोस्तों, हमने क्या बताया कि इन दोनों में आपसे अंतर पूछे गए हैं, तो आप अंतर को ध्यान से समझें। एक तरफ हम डिस्टेंस लिख रहे हैं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बताया क्या, पहली बात तो यहाँ पर दोनों के मात्रक समान है, तो वो अंतर में नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि मात्रक दोनों के क्या हैं, समान हैं। यहाँ पर इसमें डिस्टेंस में दिशा का रोल नहीं होता, दिशा का रोल नहीं होता, इसमें दिशा जरूरी है। और जिसमें दिशा जरूरी होती है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, सदिश। जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, सदिश। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसमें क्या कहते हैं, अदिश। तो जो दूरी है वो क्या होगी, अदिश राशि, और जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है वो क्या होगा, सदिश राशि। ध्यान से सुने, आपके क्वेश्चन को मैं क्लियर करता जाऊंगा। ये दावा करता हूं कि शायद ही आपको ये दोबारा पढ़ने पड़े। एक बार आप ध्यान से सुनते जाएं, मन में दोहरा लें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ें। फिर आगे जो चीज़ बताई जाए, फिर 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद आप जो हमने बताया आप वीडियो को पॉज करें और फिर उसको मन में दोहराएं, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से एक बार आप करें और फिर जब आप वीडियो ख़त्म कर लें तो मन में पूरी बातों को दोहराएं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और हमने क्या क्या चीज़ें बताई, कौन से टॉपिक में क्या क्या बताया, क्या एग्जाम्पल बताया, किस तरीके से उसको हमने डिफाइन किया। ये चीज़ें जब आप आंख बंद कर दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला दिशा इसमें आवश्यकता नहीं यानी अदिश है और ये सदिश है। फिर दूसरी बात ये कि इन दोनों में हम ये कहें कि ये जो दूरी है हमेशा धनात्मक होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। जिस भी रास्ते से जाओगे आप यहाँ से यहाँ आ गए, सपोज करो मैंने यहाँ पर ए ले लिया और यही पॉइंट बी भी है, यही पॉइंट बी भी है और हम ऐसे आ गए तो यहाँ से इतनी दूरी चली गई, ठीक है। और हम यहाँ से ऐसे आ गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए, तो भाई जहाँ से चले वहीं आ गए। तो दूरी जो है पूरे रास्ते की कुल लंबाई तो जोड़ी जाएगी, 20-50 जो भी होगा वो दूरी जो होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। जबकि विस्थापन जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी होगा। कैसे होगा दोस्तों ये देख लें। हम ए पॉइंट से चल रहे हैं, ए पॉइंट से चल रहे हैं, अगर हम इस यहाँ से यहीं आ गए
तो दोनों हमने क्या कहा कि शुरुआत जहाँ से की और अंत जहाँ होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, भाई हम यहीं से ए बिंदु से चले थे, ए पे ही आ गए, अपने घर से चले और फिर घूम घाम के अपने घर पे ही आ गए, तो दोनों बिंदुओं यानी शुरू जहाँ से किया और अंत जहाँ पे हुआ उसके बीच में क्या गैप रह गया? शून्य। तो शून्य गैप हो गया, इसका मतलब विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य। जहाँ से चले वहीं आ गए तो विस्थापन उसके बीच में कुछ भी नहीं रहा। धनात्मक, ये आपका कैसा हो गया? धनात्मक। ये कैसा हो गया? धनात्मक। और अगर आपको जाना था पूरब में 5 मीटर और चले गए पश्चिम में 5 मीटर, तो वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। आप 5 मीटर तो गए लेकिन जाना किधर था? पूरब में, चले गए किधर? पश्चिम में, तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक। ठीक है। अब अगली बात हम करें तीसरी, तो दोस्तों दूरी जो होगी हमेशा, दूरी जो होगी हमेशा, हमने कहा ना कि यहाँ पर दूरी आप चलो ऐसे या कहीं से जाओ, तो जो इसके बीच का रास्ता 5 है, इसके अतिरिक्त कोई भी रास्ता अपना लो, वो क्या होगा? 5 से हमेशा बड़ा होगा। अगर इसी रास्ते को हम दूरी भी कहते हैं तो 5 के बराबर होगा। तो आप क्या कहोगे भाई? जो दूरी है वो बड़ी होगी। दूरी क्या होगी? बड़ी होगी। भाई ये रास्ता है तो 5 से बड़ा होगा, ये रास्ता है तो 5 से बड़ा होगा। अगर यही रास्ता दूरी भी है, विस्थापन भी है, तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि दूरी और विस्थापन बराबर हैं। तो या तो दूरी बड़ी होगी या तो एक केस में बराबर होगी। तो ये साइन हो गया किसका? बड़े का या तो बराबर का। अगर दो साइन एक साथ लगते हैं तो इसका मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। किससे? विस्थापन से। किससे? विस्थापन से। दोस्तों ये फार्मूला आप ध्यान से पढ़ लें, इसको याद रखना है कि दूरी सदैव बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के। इसका मतलब विस्थापन छोटा होगा या बराबर होगा किससे? दूरी के। तो हम दोनों सेंस में समझ ले। दूरी इधर खुला, जिधर ये मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर बंद होता है वो छोटा। इधर दिखा रहा है कि दूरी बड़ी होगी, इधर दिखा रहा है विस्थापन छोटा होगा, तो हम चाहे ये कह लें दूरी बड़ी होगी विस्थापन छोटा होगा। और एक केस में ऐसा होगा कि दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन से, विस्थापन छोटा होगा या बराबर होगा किससे? दूरी से। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चूँकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इसको हमने गहराई में बताया और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी कि दूरी विस्थापन क्या होते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके रिवीजन करें कि हमने क्या पॉइंट बताए, क्या उसमें थ्योरी बताई। अगला पॉइंट, जैसे दोस्तों अभी हमने दूरी की बात की, तो ऐसे ही हम समय की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, मिनट। समय किस में देखते हैं? सेकेंड में, मिनट में, घंटे में। समय के बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे हम कहें सेकंड हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया। इसके बाद आप सप्ताह भी बता सकते हैं। सप्ताह का मतलब एक 7 दिनों का, तो 7 दिन क्या है? समय है। महीना जो हो गया वो किसका मात्रक? समय का ही होता। भाई माह में 2 तरह के होते हैं, सौर मास और चंद्र मास। ठीक है, वर्ष में तो वर्ष भी जो है कैसा मात्रक? किसका मात्रक होगा? समय का ही। तो एक साल क्या है? समय है। एक वर्ष की बात करें तो क्या है? समय ही तो है। एक वर्ष जो है वो समय है, तो एक वर्ष जो होगा किसका मात्रक होगा दोस्तों? समय का। और वर्ष में 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक होता है आपका लीप वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष, एक साधारण वर्ष। तो 2 तरह के मतलब लीप वर्ष और साधारण वर्ष आप जानते रहे। तो लीप वर्ष कौन से होते हैं? लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है और साधारणतः फरवरी 28 दिन की होती है। और प्रत्येक चौथे वर्ष जो होंगे यानी 4 साल के बाद, जैसे 2004 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, जो 4 से कटने वाले वर्ष होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। और अगर वो शताब्दी हैं तो 400 से कटने वाले वर्ष लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीप वर्ष हो गए। और भी जैसे इसके अतिरिक्त भी आप बहुत सारे समय के मात्रक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो मूल मात्रक में रखना है वो क्या रखना है? सेकंड। मूल मात्रक में यानी आपसे जनरली पूछा जाएगा तो आप इसका मात्रक क्या बताएंगे? सेकंड। बाकी होता है मिनट भी, घंटा भी, उसका भी उपयोग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सेकंड। अब समय, फिर अब बात आएगी किसकी? दूरी और समय हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? चाल। चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड। तो चाल बराबर दोस्तों होता है क्या? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप समझे कि यहाँ पर दूरी बटे समय, अभी हमने मात्रक आपको बताया, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो आप अगर कहें कि चाल का मात्रक क्या होगा तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड।
इसका मतलब परिभाषा अगर पूछे कि चाल की परिभाषा बताइए, तो दोस्तों रटना नहीं है, जो हमने यहाँ लिखा दूरी बटे समय या मीटर प्रति सेकंड, यहीं से आपकी परिभाषा निकल जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो समय है हमेशा जब भी यहाँ लिखा जाएगा तो दोस्तों ये 1 सेकेंड, ये कितने में आएगा 1 सेकेंड, और एक किसी के साथ नहीं लिखा जाता। जैसे हम केवल यक्स लिखें तो कितना यक्स है, ये 1 यक्स, तो 1 यक्स नहीं लिखा जाता, अगर 2 होगा तो लिखना पड़ेगा। तो ये कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड है। तो दोस्तों यहाँ से 1 सेकेंड में चली गई दूरी, समय में कितना सेकेंड, तो आप कह लें 1 सेकेंड में चली गई दूरी, या अगर हम समय ही करें तो एकांक समय कह लें। एक का मतलब एकांक, तो इसको क्या बोलेंगे, एकांक। दोस्तों ध्यान से समझें, एकांक का मतलब एक ही हुआ, एकांक का मतलब एक ही हुआ। अगर इसमें हम कह रहे हैं मूल में, मूल मात्रक के अनुसार, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी वो क्या होगी, चाल होगी। और यदि हम मूल मात्रक को छोड़ दें, समय कुछ भी हो, यानी कि हमने बताया सेकंड, मिनट, घंटा, वर्ष, कुछ भी हो, तो फिर कैसा होना चाहिए, एकांक समय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एकांक समय। एकांक समय में चली दूरी क्या कहलाएगी, चाल। एकांक समय दोस्तों यानी 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भी दूरी चली गई है वो किस में होनी चाहिए, एकांक में। 1 दिन में या फिर 1 सप्ताह में या फिर 1 माह में या फिर 1 वर्ष में, जिसमें भी दिया होगा उसमें हम किस में कैलकुलेट करेंगे, 1 वर्ष में। ठीक है, 1 में। अगर वो 5 घंटे में बता रहा है तो हम किस में निकालेंगे, 1 घंटे में। अगर वो 10 मिनट में बता रहा है तो किस में निकालेंगे, 1 मिनट में। अगर वो 20 सेकंड में बता रहा है तो किस में निकालेंगे, 1 सेकंड में। यदि वो 5 वर्ष में बता रहा है तो किस में निकालेंगे, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में जो चली जाएगी फिर वो क्या कहलाएगा, स्पीड उसकी। तो ठीक है, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। अब इसका मात्रक हमने बता दिया मीटर प्रति सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। दूसरा इसी से आएगा, आपने क्या पढ़ लिया दोस्तों, हमने यहाँ आपको बताया क्या, एक तो आपने दूरी पढ़ ली, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया दोस्तों, विस्थापन पढ़ लिया, तीसरा आपने क्या पढ़ लिया दोस्तों, समय पढ़ लिया, और चौथा आपने क्या पढ़ लिया, चाल, और पांचवा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेग। ध्यान से देखें, वेग, चूंकि एक क्वेश्चन मात्रक से ही पूछता है इसलिए मात्रक को ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, मात्रक को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, देखें, अगर हम वेग की बात करें दोस्तों, वेग की बात करें, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और चाल को हम स्पीड कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है। अब दोस्तों इसमें दूरी की बात आई थी, दूसरा हमने पढ़ा था विस्थापन, इसमें विस्थापन आएगा। तो यहाँ पर केवल लिखना है क्या, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो दोस्तों विस्थापन का मात्रक भी आपको हमने बताया मीटर, क्योंकि ये भी लंबाई दर्शाता है, और समय का मात्रक सेकंड। तो दोस्तों आप बताओ, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, यानी इन दोनों के मात्रकों में कोई चेंज नहीं है, जैसे दूरी और विस्थापन के मात्रक में कोई चेंज नहीं था। ठीक है, तो दोनों के मात्रक आपको याद नहीं करने, एक का मात्रक दोनों का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब हम बताएं कि इसकी परिभाषा बताइए दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि बताइए वेग क्या होता है, वेग को परिभाषित करिए, वेग की डेफिनेशन दीजिए। तो वेग आप बताएंगे सर एकांक समय में हुआ विस्थापन, जैसे आपने यहां बताया एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी। ऐसे ही एकांक समय में हुआ विस्थापन, बोलिए हमारे साथ, एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग। चूंकि ये दूरी थी और दूरी को हमने बताया दिशा का रोल नहीं था, दिशा का रोल नहीं है इसका मतलब अदिश है। अगर ये अदिश है तो ये भी क्या होगा, अदिश। यहां भी अदिश का मतलब यहां भी दिशा से कोई मतलब नहीं, तो दूरी भी अदिश है, चाल भी अदिश है, विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। ऐसे समझे, कई जगह ये अप्लाई हो जाएगा, जहां वाय तो वाह अगर आ रहा है उस शब्द को हम विस्थापन मानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है कि जनरली जिन वर्डों में, जिन शब्दों में वाह आता है वो क्या होता है, सदिश। ठीक है, तो अब यहां से परिभाषा क्या हो गई, एकांक समय में हुआ विस्थापन। एकांक समय यानी बता दिया, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, कुछ भी हो, एक में हो, तो ये 2 चीजें हो गई। अब आप क्लियर हो गए इन बातों से। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका त्वरण। अगला टॉपिक क्या है, त्वरण। अब हम त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण एक्सीलरेशन इसको कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेग
वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब वेग बटे दर, और दर का मतलब क्या, समय। दर किसे कहते हैं, समय को। दर किसे कहते हैं, समय को। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण। यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपने बाइक स्टार्ट की, आपने जब बाइक स्टार्ट की दोस्तों, तो बाइक स्टार्ट करने पर अभी बाइक आपकी स्थायी थी, खड़ी थी, विरामावस्था में थी, जीरो थी, यानी उसकी स्पीड क्या थी उस समय, जीरो थी। जब आप चलाएंगे तो थोड़ी दूर, कुछ दूर चला, फिर वो 5 की स्पीड हुई, 10 की हुई, 20 की स्पीड हुई, और आप चलते गए 50 की स्पीड, 60 की स्पीड हो गई। तो वहाँ हुआ का वेग में परिवर्तन हुआ, यानी कुछ सेकंड बाद 10 की स्पीड हुई, कुछ सेकंड बाद 20 हो गया, कुछ सेकंड बाद 30 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही क्या होगा, त्वरण। तो यहां पर वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो त्वरण कहलाएगा। यानी जितने समय में, एकांक समय में वेग में परिवर्तन, 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन हुआ, या 1 घंटे में जो वेग में परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाएगा, त्वरण। ठीक है, अब त्वरण का मात्रक दोस्तों बात करें तो वेग को हमने लिखा है, वेग का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर दर, दर का मतलब समय इंटू नीचे आ गया ये समय, तो समय से समय गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें यस यस यस। ठीक है, क्लियर क्लियर यस लिखें या लिख दें आप अभी तक क्लियर। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट भी करिए। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप हमें बेहिचक कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। आपके सारे कॉल्स, सारे व्हाट्सअप के मैसेज का मैं रिप्लाई कर रहा हूं। आप यूट्यूब पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो भी मैं रिप्लाई कर रहा हूं। कॉल हो सकती है कि 10 से 5 के बीच में दोस्तों ना रिसीव हो पाए, या मैं पिक करके भी बता देता हूं कि आप हमें 5 बजे के बाद कॉल कर लें। जितने भी बच्चों की कॉल आए मैंने सबको उनके जो भी क्वेश्चन से, जो भी क्वेरी थी उनको हमने क्लियर किया, डाउट को क्लियर किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा किसका मात्रक, त्वरण का। और त्वरण का मात्रक भी पूछा गया था, त्वरण की परिभाषा भी पूछी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आगे देखें हम क्या पढ़ेंगे। अगला मात्रक आप क्या पढ़ेंगे, त्वरण तक हमने पढ़ लिया। देखें दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आयतन। आप समझें, वॉल्यूम, इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं दोस्तों। आयतन क्या है, आयतन वी जो है। अब अगर हम आयतन की बात करें या घनत्व की बात करें तो ये दो शब्द हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम डी से या रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो ठीक है, आयतन, जो आयतन होगा दोस्तों वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन जो होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्र कब होगा भाई, क्षेत्र जब होगा वो 2D में होगा। क्षेत्र कैसा होगा, 2D में। 2D का मतलब क्षेत्र जो घेरेगा। अगर कोई चीज़ आप घेर रहे हैं तो कैसे घेरेंगे, लंबाई में चौड़ाई में। अब आप कुछ लंबाई में घेर लेंगे, कुछ चौड़ाई में घेरेंगे। आयतन का मतलब ये कि कोई एरिया आप घेर रहे हैं तो वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में होगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई में हो सकता है या किसी दो में होगा, और ये किस में होगा, 3 में होगा। तो चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों ही क्या हैं, लंबाई चौड़ाई तीनों ही क्या है, एक तरह की लंबाई है। चाहे लंबाई कहें, चाहे चौड़ाई कहें, चाहे ऊंचाई कहें, वो होगी कैसे, जैसे 10 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा। तो ये हर एक क्या है, लंबाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसको क्यों बताया गया, क्योंकि घनत्व में इसका यूज है। ठीक है, तो इसका मात्रक आएगा मीटर क्यूब, मीटर घन या घन मीटर। घनत्व दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन।
चूंकि आयतन यहाँ पे आएगा इसलिए यहाँ पर आयतन को बताना पड़ा। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को आप लिखेंगे किलोग्राम से, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, और आयतन का हमने क्या बता दिया मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब यानी एकांक मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब यानी एकांक मीटर क्यूब। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें दोस्तों तो सबसे पहली बात, अगर मात्रक कहा जाए तो आपका बन गया मात्रक क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है दोस्तों? आपका मात्रक है, और ये मात्रक किसका है? घनत्व का। ये मात्रक किसका है? घनत्व का। आपसे फार्मूला पूछा जाए घनत्व क्या होता है तो द्रव्यमान बटे आयतन, आप सीधा सा आंसर दे सकते हैं। द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? घनत्व। अगर आपको कुछ भी नहीं बताना है तो आप सीधे बता देंगे द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो है वही क्या है? घनत्व। दोस्तों इसी तरह से जो हमने पहले बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जो चाल है वो दूरी और समय का रेशियो है, जो वेग है विस्थापन और समय का रेशियो है। अगर कुछ भी नहीं आपको याद रहता तो आप सीधे बता दें इसका और इसका क्या है? अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। किसका? घनत्व जो है अनुपात है किसका है? द्रव्यमान और आयतन का। मात्रक पूछेगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब यहाँ से और भी चीज़ें क्लियर करना चाहें, इसको हम m से लिखेंगे, इसको हम v से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हमने लिख दिया एकांक आयतन में। भाई आयतन कितना? एकांक। ये जो है आयतन को दर्शा रहा है, कितने आयतन को? एकांक आयतन। कितना? एकांक। एकांक आयतन में निहित वस्तु की मात्रा। द्रव्यमान क्या है? वस्तु की मात्रा। एकांक आयतन में रखी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान, सॉरी क्या कहलाएगा? घनत्व। एकांक आयतन में निहित वस्तु की मात्रा, एकांक आयतन में रखी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या कहलाएगी? घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं बल किसे कहते हैं। ठीक है, बल दोस्तों, बल या फोर्स, बल या फोर्स। तो देखते जाएं, अगर हम बल की या फोर्स की बात करें दोस्तों, मात्रक के साथ साथ हम आपको और भी सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे बल या फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू होता है क्या? M इंटू ए। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। ये क्या है? आपका बल, यानी ये क्या है? फोर्स दोस्तों। और M क्या है? द्रव्यमान, मास है। और ये क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक्सीलरेशन, यानी मास इंटू त्वरण, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? बल है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल। ठीक है, F बराबर M इंटू ए। इसको आपको देखें तो यहाँ से ऐसा हो सकता है, ये पूछेगा तो ये और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, अनुक्रमानुपाती। इसको दोस्तों कैसे पूछ लेगा? अनुक्रमानुपाती। बल की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो बल वह बाह्य कारक है। बल एक क्या है? बाह्य कारक, यानी बाहर का कोई बल है, यानी बाहर से कोई कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम ये कहें दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु पर चोट पहुंचाएं या बल का प्रयोग करें तो बल के प्रयोग से वहां पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हो सकता है कि बल लगाने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। कोई चीज़, जैसे हमने कोई ऐसे इकट्ठी चीज़ थी, उसको हमने दबा दिया तो सिकुड़ गई, या उसको फैला दिया तो लंबा हो गया। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसकी जगह में परिवर्तन हो सकता है, उसकी स्पीड में चेंज हो सकते हैं। किसी चीज़ पे हमने फोर्स लगा दी तो वो तेज़ी से भागने लगा, और तेज़ी से भाग रही थी, हमने खींच लिया बल लगा के तो स्लो हो गई या रुक गई। तो अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में और अवस्था में परिवर्तन, और या फिर उसकी स्पीड में परिवर्तन कह सकते हैं। तो बल लगाने से ये कारण और प्रभाव हैं इनके, कि बल लगाने से ये प्रभाव होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें दोस्तों मात्रक की, तो मात्रक की बात करें तो मात्रक आप खुद निकाल लेंगे। क्या? M इंटू ए। M बताओ दोस्तों? किलोग्राम। मास क्या है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण आपको क्या बताया? मीटर पर सेकंड
स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बन क्या गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक साथ लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। इसी को क्या लिखते हैं, न्यूटन। किसको, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम की वस्तु में जब भी कोई चीज लिखा होगा तो वो कैसा होगा, एकांक होगा दोस्तों। ध्यान से समझें, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना ही क्या है, बल है। यानी कि कितना बल होगा, वो 1 न्यूटन बल होगा। 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देना या कर देने के लिए कितना बल चाहिए, 1 न्यूटन। आपसे पूछा जाए 1 न्यूटन की परिभाषा बताइए, तो 1 न्यूटन आप यही बताएंगे, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी वही 1 न्यूटन बल कहलाएगा। 1 न्यूटन बल कहलाएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों हम बता रहे थे दोस्तों कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, और ये F अनुक्रमानुपाती किसके होगा, A के। अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा सीधा अनुपात होगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और इसमें तीसरी चीज़ स्थिर होगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, स्थिर। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, A। F M की बात होगी तो A स्थिर होगा, और जब F और A की बात होगी तो क्या स्थिर होगा, M स्थिर होगा। देखें, हम ये कहें कि किसी वस्तु पे बल लगाना है, किसी वस्तु पे बल लगाना है। अगर वस्तु भारी होगी दोस्तों तो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। वस्तु भारी होगी तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटी सी मारुति है और एक बड़ा सा ट्रक है, आपको दोनों को 10 की स्पीड से ठेलना है, 10 की स्पीड में लाना है उसको, दोनों को 10 की स्पीड में लाना है। तो आपको क्या, भाई मारुति होगी तो वो छोटा, यानी छोटा का मतलब वजन में कम होगा, यानी द्रव्यमान उसका कम होगा, मास उसका कम होगा। तो जो कम होगा उसको उतनी स्पीड देने के लिए, उतना एक्सेलरेशन लाने के लिए, उतना वेग परिवर्तन करने के लिए, अगर वो छोटा है यानी कम द्रव्यमान है तो कम बल लगाना पड़ेगा, और अगर ये बड़ा होगा यानी ट्रक होगा तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम कहें कि 10 के वेग में, यानी वेग परिवर्तन अगर ज़्यादा होगा, भाई वेग परिवर्तन अगर ज़्यादा हो, यम दोनों के समान हो, यम क्या हो, दोनों के समान। एक वस्तु 10 किलोग्राम की, दूसरी वस्तु भी 10 किलोग्राम की। अगर ये कहें कि उस पर बल ज़्यादा लगाएंगे तो दोनों अगर समान हैं, तो अगर किसी एक पे बल ज़्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्वरण उसका बढ़ जाएगा। यानी बल ज़्यादा लगाने से त्वरण बढ़ जाएगा, बल कम लगाने से त्वरण कम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, सॉरी ये क्या है, एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। जबकि व्युत्क्रम में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम आते हैं दोस्तों किस पे, पॉइंट अब हम ले रहे हैं क्या, गति। गति का मतलब इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, मोशन। इसको क्या कहेंगे, मोशन। तो गति की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, भाई आपसे ये पूछा गया कि आप बताइए गति क्या है, तो गति का मतलब समय के साथ स्थान में परिवर्तन। क्या हमने बोला, समय के साथ स्थान में परिवर्तन। मान लीजिए हम घर से निकल करके ऑफिस गए, तो 9 बजे हम निकले और 9:30 बजे ऑफिस पहुँचे, तो हुआ क्या, समय के साथ स्थान में परिवर्तन। पहले हम 9 बजे कहाँ थे, घर पे, 9:30 बजे हम कहाँ हैं, ऑफिस में। तो उसके बीच में क्या हुआ, समय बीत रहा है, और उसके साथ साथ स्थान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन ही क्या है, गति। बताइए, क्लियर हुआ। समय के साथ स्थान में परिवर्तन क्या कहलाएगा, गति, मोशन कहलाएगा दोस्तों। अब गति विरामावस्था में या गतिमान, तो अगर आप स्थिर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, विरामावस्था में। आप गतिशील हैं तो गतिमान अवस्था में। तो दोस्तों गति जो है कई तरह की होती हैं। गति एक समान गति या असमान गति। भी कोई एक समान यानी कि समान चाल से चलता जा रहा है, वो एक नियत चाल से चल रहा है तो एक समान गति हुई, और वो कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, तो वो क्या होगा, असमान गति। फिर 2 चीज़ें आपको और समझनी है दोस्तों यहाँ पर, एक तो वृत्तीय गति
क्या समझना है, वृत्तीय गति जिनसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक घूर्णन गति और तीसरा दोलन गति। ठीक है, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। तो ये गति के प्रकार हैं। तो दोस्तों वृत्तीय गति क्या होगी, वृत्तीय गति का मतलब जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति। कैसी होगी, वृत्तीय गति। ये ए पॉइंट है और ए को केंद्र मानकर चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो कैसी होगी, वृत्तीय गति। जैसे एग्जांपल इसका देते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थ है पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, तो केंद्र किसको मान रहा है, चंद्रमा, पृथ्वी को केंद्र मान लिया और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो केंद्र मानकर, किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर चारों ओर चक्कर लगाना कैसी गति होगी, वृत्तीय गति। चंद्रमा, भाई अब बताओ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना कैसी गति होगी, ये कैसी गति होगी, वृत्तीय गति। इसको केंद्र मान लिया, कोई भी एक वस्तु इसको केंद्र मान करके, मान लीजिए एक आपने धागे में ऐसे एक कोई टुकड़ा बांध लिया ईंट पत्थर का और उसको आप ऐसे नचा रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप नचा रहे हैं, तो ये कैसी गति होगी, यहाँ पर केंद्रित है, इसको केंद्र मानकर ये घूम रहा है, तो कैसी गति होगी, वृत्तीय गति। जो स्वयं को केंद्र मानकर घूमे, जो स्वयं यानी कि स्वयं ही केंद्र हो और वही घूम रहा हो, अपने केंद्र पर ही घूम रहा हो, या अक्ष को ही केंद्र मान ले, जो अपने अक्ष को केंद्र मानकर घूम रहा है या अक्ष ही उसका केंद्र है, वो क्या होगा, घूर्णन गति। जैसे पंखे की गति, भाई ये पंखा है और पंखा आपका यहीं पे घूम रहा है, पंखा कहाँ घूम रहा है, वहीं पे, वो किसी और को केंद्र मान के नहीं घूम रहा है, वो खुद को केंद्र मान के घूम रहा है। पंक्ति हो गई। घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई ये केंद्र है, इसी को मान करके, यही केंद्र है उसका और उसी के चारों ओर वो घूम रही है, यानी कि केंद्र से खुद को केंद्र मान करके, ठीक है। तो अगर वो अपने ही अक्ष पर, जैसे पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना, भाई पृथ्वी का, या देखो आप, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या हो गया, वृत्तीय गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमना क्या हो गया, भाई घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी तो घूम रही है, तो अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति। दोलन गति क्या है, इस तरह से, भाई एक पिंड है यहाँ पे, इसको यहाँ पर ला करके ऐसे खींच के छोड़ दिया जाए तो ये अपने इधर मध्य स्थिति के इधर और इधर गति करेगा, जैसे पेंडुलम की घड़ी आपने देखा होगा, इस तरह से ऐसे, या एक यहाँ पर आप कील गाड़ करके आप ऐसा करेंगे, एक टुकड़ा इसमें ले ऐसे छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा माध्य स्थिति के इधर और उधर, तो ये क्या कहलाएगी, दोलन गति, ठीक है। तो वृत्तीय और घूर्णन गति में अंतर पूछा जाता है तो आप बता देंगे, स्वयं को अक्ष मान करके, जो अपने ही को अक्ष मान करके घूमे वो घूर्णन होगा, और किसी और को अक्ष मान करके या केंद्र मान करके घूमेगा तो वो क्या होगी, वृत्तीय गति, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आपको लेते हैं हम, कार्य। तो कार्य के बारे में थोड़ा सा देख लें, कार्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको और जो टॉपिक बचे हैं वो सारे कवर कर देंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपका क्या है, कार्य। कार्य मतलब इसको कार्य किससे मिल, कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और इसको हम क्या कहेंगे, वर्क, ठीक है। क्या कहेंगे, वर्क। W से इसको हम डिनोट करेंगे, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा, या इसको हम F इंटू डी भी कहते हैं। मतलब क्या, ये जो वर्क है, कार्य है, ये क्या है, बल। F क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है, बल। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। क्या है डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया हमने, विस्थापन। आप बल के बारे में पढ़ चुके हैं, विस्थापन के बारे में सीरियल से हमने पढ़ाया, ताकि आपको एक चीज़ के बाद एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब वर्क क्या है, आप कह सकते हैं बल और विस्थापन का गुणनफल। बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कैसा है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। अब ये कॉस थीटा इसमें जुड़ा हुआ है, यानी ये थीटा पे डिपेंड करेगा, जो वर्क होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। और कॉस थीटा एक, आप कह सकते हैं ये क्या है, आप त्रिकोणमिति का एक ये मानक है, एक फार्मूला है, ये कह सकते हैं
तो उसका थीटा का वैल्यू होता है, उसके अनुसार जो होगा वो ये वर्क आपका डिफाइन होगा। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक यहीं से निकल आएगा। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन इंटू डी का मतलब विस्थापन, विस्थापन का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन को ओपन करें या एक न्यूटन को हम बताएं तो आपने अभी देखा होगा हमने क्या लिखा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। और इसी में क्या हुआ, मीटर से और गुणा हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये क्या बन गया, ये बन गया किलोग्राम, और मीटर से मीटर का गुणा हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जूल। इसी को क्या कहते हैं? एक जूल। तो 1 जूल बराबर क्या बताएंगे? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर, सॉरी 1 किलोग्राम यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल बराबर क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मात्रक हो गया? कार्य का। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ऊर्जा की भी मात्रक क्या होते हैं? जूल। क्योंकि कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। परिभाषा आपकी क्लियर? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा? F इंटू डी, यानी बल गुणा लंबवत विस्थापन। अब इस थीटा को आप समझें, ये जो थीटा है हमारा कैसा है नहीं, आप समझें। अगर ये थीटा आपको बताएं तो थीटा में कॉस थीटा 0 से लेकर के 90 तक के मान को देखा जाता है। इसमें 0 से हम ले रहे हैं 0, 45 और 90। तो देखिए कॉस थीटा में अगर हम ये कहें कि 0 मान है, 0 मान है, तो कॉस थीटा में 0 का मान क्या होता है? 1, और 90 का मान क्या होता है? 0। अगर कॉस थीटा 0 है तो उसका मान 1 होता है, और अगर 90 है तो उसका मान 0 होता है। यानी कॉस थीटा 90 का मतलब कोई चीज़ लंबवत हो, यानी बल और उस पर जो विस्थापन है वो लंबवत होगा। बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल है, अब वो देखें, आपने ऐसे लगा दिया, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, आप ये बोझा लगा के, ये बोझा आप खड़े होकर के ऐसे सर पे बोझा लेके चल रहे हैं, तो आप द्वारा जो कार्य हो रहा है, आप देखें कि जो बल लग रहा है और जो विस्थापन है, जो 0 का मतलब अगर cos 0 का मान लेंगे तो 1 आएगा, 90 का मान क्या होता है? 0, और इसका मान होता है 1 1/√2। तो आप देखें कि ये मान इधर क्या है? घटता जा रहा है। ये मान कैसा है? घटता जा रहा है। मतलब ये कि 90 की ओर जाएंगे तो क्या होगा? घटता जाएगा। 90 की ओर जाएंगे 0 से तो मान उसका cos थीटा का घटता जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 0 रखें, cos थीटा का मान क्या रख दें? 0 अंश, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। तो इसको आप समझें कि F इंटू एस आ जाएगा। अगर इसका मान 0 रखेंगे और 0 का मान हमने क्या बताया? 1, तो Fs आ जाएगा। यानी बल गुणे लंबवत विस्थापन जो होगा वो ज़्यादा, यानी बल गुणे विस्थापन का मान ये सबसे अधिक होगा। तो ये कार्य जो होगा वो अधिक होगा। कब अधिक होगा? जब दोनों के बीच में क्या होंगे? बल, यानी कि कार्य जो हो रहा है बल, और बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन क्या हो? अगर 0 हो तो वो कैसा होगा? कार्य ज़्यादा होगा। अगर 90 अंश होगा यानी लंबवत, यानी आप ऐसे यहाँ पर इस तरफ चल रहे हैं, बल आपका इधर लग रहा है और आप इधर, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, यानी बल इधर लग रहा है या विस्थापन, या कह लें कि बल ऊपर लग रहा है और विस्थापन डी या यस इधर हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया? 90 अंश। अगर ये 90 बन रहा होगा तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, और cos 90 का मान जैसे आप 0 रखेंगे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर लंबवत कार्य हो रहा है तो उस कार्य को हम फिजिक्स की भाषा में कार्य नहीं कहेंगे। जैसे कोई कुली बोझा लेकर के लंबवत ऐसे चल रहा है, यानी कि जमीन के, आप देखें तो कुली का जो कार्य है, कुली का जो कार्य है जमीन के कैसे है? लंबवत है। जमीन के कैसे है? लंबवत, यानी उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन की दिशा से देखा जाए तो कैसा है? लंबवत। लंबवत का मतलब 90 अंश, 90 अंश का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा और पूरा कार्य क्या हो जाएगा? 0। या हम इतने को ही देखें तो W बराबर F इंटू एस। यदि आप एक कोई भारी बोझा लेकर के पूरा दिन खड़े रहें
भारी बोझा लेकर के पूरा दिन खड़े रहें और आप जगह से हिले ना, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो। अगर आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो। और विस्थापन अगर जीरो हो गया तो इस बल को जो भी आपकी एनर्जी खर्च हो रही थी उसको भी क्या कर देगा, जीरो। इसका मतलब फिजिक्स की भाषा में आप द्वारा काम नहीं किया गया। ठीक है, अब देखें यहाँ तक बात कर लें। अगर हम न्यून कोण की बात करें या 90 के पहले तक की बात करें तो 90 के पहले यानी न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण वो 0 से 90 तक। इसके बाद क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसके बाद क्या होगा, अधिक कोण। तो न्यून कोण होगा अगर जो कार्य हो रहा है उसके लंबवत जो बल लग रहा है, यानी कि बल के लंबवत जो विस्थापन है, लंबवत ना कह के कहते किसी कोण पे हो रहा है, अगर वो कोण न्यूनतम है, अगर वो कोण क्या है, न्यून कोण है, तो जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। अगर ये अधिक कोण बन रहा है यानी थीटा जो है 90 से ज़्यादा बनेगा तो कॉस थीटा 90 से अधिक में माइनस होता है, माइनस में बदल जाएगा, उसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य शून्य कब होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं। कार्य शून्य होने के लिए या तो एंगल दोनों के बीच बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है वो क्या हो, 90 अंश पे हो तो कार्य शून्य होगा, या फिर विस्थापन ही शून्य हो यानी अपनी जगह से कोई हिले ही ना और पूरा दिन चाहे जितना बोझ लिए रहे अगर नहीं वहाँ से हिल रहा है तो विस्थापन शून्य होगा और उस केस में वर्क भी जीरो होगा। तो शून्य कब हो सकता है वर्क, जब विस्थापन जीरो हो या दोनों के बीच में क्या हो, लंबवत बन रहा हो। बल और बल की विस्थापन जो होंगे, बल और बल की दिशा में लंबवत विस्थापन 90 अंश होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। कार्य अधिकतम कब होगा, जब दोनों के बीच क्या हो, दोनों के बीच 0 अंश का एंगल हो, यानी इधर ही विस्थापन हो रहा है इधर ही कार्य हो। ऐसे हम खींच रहे हैं कोई चीज़ और जैसे हम खींच रहे हैं उधर ही बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी उधर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है क्या हो गया, जीरो। और जीरो हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और इसमें सबसे हाईएस्ट मान जो होता है वो क्या होता है, 1। यानी कॉस थीटा में जो हाईएस्ट मान होता है वो 0 अंश का और 0 का मान 1 हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट यानी सबसे अधिक कार्य कब मिलेगा, 0 अंश पे। सबसे अधिक कार्य कब मिलेगा, 0 अंश पे, जब बल और बल उसके बल और जो विस्थापन है उन दोनों के बीच में बल और जो विस्थापन लंबवत विस्थापन होगा, बल और जो क्रिया रेखा का विस्थापन है तो वो कहाँ से जाना चाहिए, 0 अंश से। अगर वो 0 अंश से जाएगा तो बल जो आपके द्वारा काम किया जा रहा है वो सबसे अधिक